गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम हिंदी ग्रामर की क्लास लेंगे। फर्स्ट चैप्टर है भाषा, लिपि और व्याकरण। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाषा कहते किसे हैं। मनुष्य अपने माइंड में बहुत सारे विचार रखता है। जब उन विचारों को किसी के सामने बोल कर या लिख कर प्रकट करता है, उसके सामने बोलता है, तो उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। भाषा मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। एक होती है मौखिक भाषा, दूसरी होती है लिखित भाषा। जब व्यक्ति अपने भावों को या विचारों को किसी के सामने बोलकर प्रकट करता है तो उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं, लेकिन जब उसी भावों और विचारों को वो लिखकर प्रकट करेगा तो उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो शिक्षित नहीं होते हैं और उन्हें लिखना पढ़ना नहीं आता है और साथ ही वो बोल नहीं पाते, तो वो अपने इशारों में उस सामने वाले को अपनी बात बताता है, उसे हम कहते हैं सांकेतिक भाषा। समझ में आ गया। जो व्यक्ति के माइंड में विचार आ रहे हैं उसे हम बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। अगर हम बोलकर प्रकट कर रहे हैं तो वो मौखिक भाषा है, और उसे लिखकर प्रकट कर रहे हैं तो वो लिखित भाषा है। और अगर वो संकेतों में, इशारों में किसी को कोई बात समझा रहा है तो उसे हम सांकेतिक भाषा कहेंगे। अब आता है लिपि। अब किसी भी चीज़ को हमें किसी भी विचार को अगर लिखना है तो हम उसे किस तरीके से लिख रहे हैं। अगर उसे लिखने का ढंग अगर किसी को पता नहीं है, जैसे हमारी हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, उसे हम इधर से इस साइड में यानी बाएं से दाएं तरफ लिखते हैं। इसी तरीके से बहुत सारी भाषाएं होती है और सबकी अलग अलग लिपि होती है। पंजाबी भाषा की लिपि होती है, उसे गुरुमुखी लिपि कहते हैं। फारसी लिपि उर्दू की है। उसी तरीके से हमारी हिंदी की जो लिपि है, हिंदी, संस्कृत और मराठी, उसकी लिपि देवनागरी है और उसे बाएं से दाएं तरफ लिखा जाता है। तो हमारे लिए एक ही है, लिपि कहते किसे हैं, यानी किसी भी भाषा को, कोई सी भी भाषा हुई, किसी भी भाषा को लिखने का जो तरीका होता है या ढंग, उसे लिपि कहते हैं। ये अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। किसी भी भाषा को लिखने का तरीका या ढंग होता है उसे हम लिपि कहते हैं। फिर आता है व्याकरण। अब जो भाषा हम बोलते हैं, किसी के सामने अपने विचार प्रकट कर रहे हैं, जो भी भाषा बोल रहे हैं उसका हमें जो शुद्ध ज्ञान करवाता है उसे हम कहते हैं व्याकरण। क्या कहते हैं? व्याकरण। यानी कोई भी भाषा है, अगर उसे हम शुद्ध रूप से बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, तो वो व्याकरण कहलाता है। भाषा के शुद्ध रूप के
भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को क्या कहते हैं? व्याकरण। यानी जो भी भाषा हम लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, उसके लिए कुछ नियमों का ध्यान रखना पड़ता है और उन नियमों का जो ज्ञान कराता है उसे हम क्या कहते हैं? व्याकरण। इसे भी अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। एक बार फिर से देख लो, भाषा किसे कहते हैं? जब मनुष्य के दिमाग में या माइंड में जो विचार आते हैं उसे हम लिखकर बोलकर प्रकट करते हैं, उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। और भाषा मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, एक मौखिक भाषा और लिखित भाषा। यानी जब हम बोलकर प्रकट करेंगे उसे मौखिक भाषा, अगर हम अपने विचारों को लिखकर सामने वाले को प्रकट कर रहे हैं तो लिखित भाषा, और अगर जो व्यक्ति ना बोल सकता है और ना ही पढ़ा लिखा है, अगर वो अपने इशारों में किसी को बात समझा रहा है तो उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। फिर अगला आता है लिपि। किसी भी भाषा को हम जिस तरीके से लिख रहे हैं उसका जो ढंग है उसे हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। और भाषा को अगर हमें शुद्ध रूप का ज्ञान करवाना है तो उसे हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। अब भाषा जो है वो बहुत सारी होती है। पहली भाषा होती है मातृभाषा। जब मनुष्य पैदा होता है उसके बाद वो अपने माँ के साथ रहता है और माँ जो भाषा बोलती है, उसके परिवार वाले जो भाषा बोलते हैं वही बच्चा ज़्यादातर सीखता है। उसे ही हम क्या कहते हैं? मातृभाषा। यानी माँ के साथ सीखी हुई भाषा को हम क्या कहेंगे? मातृभाषा। फिर एक होती है राष्ट्रभाषा। पूरे राष्ट्र में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। जब कोई मुख्य भाषा होती है उसे किसी राज कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है, पूरे राष्ट्र में उसी को मान्यता मिलती है, तो उस भाषा को हम क्या कहेंगे? राष्ट्रभाषा। यानी एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में, पूरे राष्ट्र में जिस भाषा का हम सहारा लेते हैं बोलने के लिए, लिखने के लिए, पत्र व्यवहार के लिए, उसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। राष्ट्र की भाषा राष्ट्रभाषा। एक होती है राजभाषा। पूरे राष्ट्र में, पूरी दुनिया में बहुत सारे राज्य होते हैं और हर राज्य की अपनी अलग भाषा होती है। उस राज की कार्यों के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे हम राजभाषा कहते हैं। हमारी राजभाषा कौन सी है? हिंदी। हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला था? 14 नवंबर 1949 को। यानी 14 नवंबर 1949 को हमारी हिंदी जो भाषा थी उसे राज्य भाषा का दर्जा दिया गया था और इसी दिन हम हिंदी दिवस भी प्रतिवर्ष मनाते हैं। 14 सितंबर। नवंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। इसीलिए प्रतिवर्ष हर साल हम 14 सितंबर के दिन हिंदी दिवस मनाते हैं। समझ में आ गया? अब जब भी आपको कोई पूछे कि हिंदी दिवस कब मनाते हैं तो आपको ये तारीख याद होनी चाहिए कि 14 सितंबर के दिन हम हिंदी दिवस मनाते हैं, क्योंकि इस दिन हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। क्लियर? और हमारे संविधान के अंदर संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है।
यूँ तो हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, लेकिन जब आपको पूछे कि हमारे संविधान में टोटल कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है, तो कितनी भाषाएं? 22 भाषाओं को हमारे यहाँ पर मान्यता दी गई है। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। लास्ट टाइम हमने इसमें 1.4 एक्सरसाइज सॉल्व की थी, उसमें 5th तक मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, 5th द पॉपुलेशन सिटी, ठीक है, वो कर लेना, उसमें आपको एडिशन करनी है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखना। अ लेबर गेट 350 पर डे as डेली वेजेस, व्हाट वुड बी हिज सैलरी इज मंथ ऑफ Feb 2012 एज्यूमिंग ही वर्क ऑन ऑल डे ऑफ द मंथ। इसमें आपको ये बताना है जैसे एक लेबर है, वो 1 डे डेली वेजेस का मीन जो भी वर्क करते हैं उनको जो मिलती है पेमेंट, वो तो 350 1 डे में वो अर्निंग करता है। तो ये बताना है कि Feb 2012 ओनली फॉर Feb मंथ में उसने कितनी मनी अर्न की है। अब इसमें आगे नोट भी दे रखा है कि ईयर 2012 इज लीप ईयर। अब लीप ईयर क्या होता है? लीप ईयर डिवाइडेड बाय 4, और जो हमेशा 4 ईयर में गैपिंग में आता है, तो लीप ईयर इसका मीन 29 डेज फेब मंथ में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे 29, इसका मीन्स क्या, फेब जो है वो 29 डेज का है, तो यहाँ पर हम 29 से इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 डे का दे रखा है और हमें पूरे मंथ का फाइंड करना है। तो देख लेना क्वेश्चन नंबर 6, 5th आपको करना है होमवर्क, 4th तक मैंने करवा दिया था। अ लेबर गेट money in a day in 1 day equals to 350। क्लियर? अब लीप ईयर है, फेब मंथ 29 डेज लीप ईयर है, या ब्रैकेट में आप लिख सकते हो कि लीप ईयर, इसलिए हमने यहाँ पर 29 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो ही गेट्स मनी इन फेब मंथ। क्या करेंगे, 350 का 29 से मल्टीप्लाई आपको करना है, ठीक है। 0 45 9 3 27 और 27 और 4, ठीक है, 31 इंटू 0 2 5 से 10 और यहाँ पर हो जाएगा 7, 3 2 6 और 1 7, 0 5 1 10, तो 10,150। इसका मीन्स क्या कि उसको पूरे फेब मंथ में 10,150 रुपीज़ उसने अर्निंग किया है, ठीक है। इस टाइप से आपके क्वेश्चन नंबर 7 आपको नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखना। 20 लीटर आइसक्रीम बकेट टू बी एम्प्टी इन 500 ml आइसक्रीम क्रीम ट्यूब्स, फाइंड द नंबर ऑफ द आइसक्रीम ट्यूब्स रिक्वायर्ड। इसमें ये बता रखा है कि 20 लीटर आइसक्रीम बकेट इज एम्प्टी टू 500 आइसक्रीम टब, मतलब जो भी 500 के जो भी आइसक्रीम के जो ट्यूब्स दे रखे हैं उसमें 20 लीटर आइसक्रीम हमें आप क्या करनी है, उसमें भरनी है। तब ये बताना है कि कितने हमें आइसक्रीम ट्यूब्स की ज़रूरत है, वो भी 500 ml के। 500 की क्वांटिटी सेम होगी। अब यहाँ पर हमें आइसक्रीम कितनी लीटर में दे रखी है और यहाँ पर जो कंटेनर दे रखे हैं, मतलब जो ट्यूब्स होंगे वो कंटेनर दे रखे हैं 500 ml के। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमेशा ध्यान रखना है कि इसमें अब जैसे नंबर ऑफ द आइसक्रीम ट्यूब्स फाइंड करने, तो डिवाइड करना है, क्योंकि पता है कि हमें ये देना है 20 लीटर आइसक्रीम मीन्स ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि हमें इसको ml में कन्वर्ट करेंगे। हम किस में करेंगे, क्योंकि डिवाइड दे रखा और डिवाइड में दोनों जो यूनिट होगी वो सेम होगी। एक तो ml दे रखा और एक लीटर दे रखा है, तो हम क्या करेंगे
500 ml को चेंज नहीं करना है, आपको 20 लीटर को चेंज करना है। 20 लीटर को चेंज कर देंगे, 20 लीटर को ml में कन्वर्ट करेंगे। 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 ml। इस आपके क्वेश्चन नंबर है 8। The weight of ice cube, ये हो जाएगा आपके 520 लीटर है। 20 आइसक्रीम बकेट, ठीक है। द वेट ऑफ द आइसक्रीम बकेट 20 लीटर। अब आपको इसमें कंटेनर 500 ml के फिल करने, तो सो नंबर ऑफ आइसक्रीम ट्यूब्स। अब कितने हो जाएंगे? सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर 20 लीटर को कन्वर्ट करेंगे और यहाँ पर क्या 500 ml के कंटेनर में हमें उसको फिल करना है। तो कितने चाहिए हमें? तो यहाँ पर V कन्वर्ट 20 इंटू 1000, ये हो जाएगा 20,000 ml, ठीक है। 20,000 ml हो गया। अब डिवाइड हो जाएगा, सो 20,000 डिवाइडेड बाय 500, डिवाइड करें ना हम यहाँ पर, 20 से 20 कट और 5 के टेबल से ये कट जाएगा 40। तो इसका मीन्स कितने? 14 आइसक्रीम ट्यूब्स में ये 20 लीटर आइसक्रीम फिल हो जाएगी। क्लियर? अब आपके क्वेश्चन नंबर 9 देखना। द लेंथ ऑफ द रिबन रोल इज 5 मीटर 25 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल लेंथ इन मीटर ऑफ द 12 सच रिबन रोल्स। अब इसमें आपको क्या करना है? सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवाइड। 1 की दे रखी है तो इसमें आपको 12 रिबन की फाइंड करनी है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे दे रखा 5 मीटर 25 सेंटीमीटर, इसको आप पहले क्या करोगे? सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है। या तो हमें आंसर चाहिए मीटर में, तो सेंटीमीटर में मत करना, मीटर में करने के लिए क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 100। The length of one ribbon roll, ये दे रखा है आपके 5 मीटर 25 सेंटीमीटर। इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो या फिर डायमीटर में कैसे कन्वर्ट होगा? 5.25 मीटर, ठीक है। ये हो गया कन्वर्ट हो गया डायमीटर में। अब क्या करेंगे? इसमें 12 रिबन की फाइंड करनी है, तो सो लेंथ ऑफ 12 रिबन्स 5.25। हम यहाँ पर हमने क्या किया? 525 सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो चुका है ना वो, अब उसको मीटर में कन्वर्ट करना हो। मीटर में कन्वर्ट करने के क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 100। क्लियर? डिवाइडेड बाय 100। यहाँ 5 मीटर 25 525 सेंटीमीटर और उसको हमने डिवाइड किया 5.25 100 से डिवाइड किया है और इंटू 12। अब इसको आपको क्या करना है? 525 इंटू 12, इसको आपको डिवाइड कर देना है, ठीक है। आगे को सॉल्व कर देना आप 12, या आगे का क्वेश्चन आप कर लेना ये। और क्वेश्चन नंबर 10 भी देख लेना। एन एरोप्लेन कवर 826 किलोमीटर 515 मीटर इन 1 डे। इसको ऐसे शो कर देना, मल्टीप्लाई ऐसे शो करके करना। फिर 1 डे और 10 क्वेश्चन देखना। एन एरोप्लेन कवर 826 किलोमीटर 550 मीटर 1 डे और 562 किलोमीटर 216 मीटर ऑन सेकेंड डे। कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस कवर इन किलोमीटर इन 2 डेज। अब 10th वाला क्वेश्चन में क्या करना है
कि एरोप्लेन है वो 1 डे और 2nd डे में इतनी डिस्टेंस कवर कर रही है, तो टोटल मिला के आपको इन दोनों को कितनी उसने डिस्टेंस कवर की है, तो इन दोनों को आपको क्या करना है, टोटल करना है, और किलोमीटर में वही डिवाइडेड बाय 1000। तो ये 10th वाला क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, आज का होमवर्क आपके 10th वाला क्वेश्चन है, और जो मैंने करवाया वो तो आपको नोट करने ही है, और 5th भी करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आगे एस्टिमेशन मेथड पढ़ाऊँगी। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ फूड लेसन 2 का पार्ट 2 कंटिन्यू करेंगे। मैंने लास्ट क्लास में पार्ट 1 लिया था, जिसमें कंपोनेंट्स ऑफ फूड में एक टेबल देखी थी। टेबल को मैंने रीड किया था, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स, जिनको हमने कैटेगरी में बांटा था कि कार्बोहाइड्रेट को हम एनर्जी गिविंग फूड बोलेंगे। कार्बोहाइड्रेट और फैट 2 चीज़ें वो हैं जो एनर्जी गिविंग यानी एनर्जी देते हैं। फिर हमारा आ जाता है प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट और फैट से हमें क्या मिलती है, एनर्जी, तो उसको बोलेंगे एनर्जी गिविंग फूड। फिर दूसरा लेंगे प्रोटीन। तो प्रोटीन जो होता है वो हमारी बॉडी में सारे ऑर्गन्स को या बॉडी को रिपेयर करवाता है, प्लस साथ ही साथ ग्रोथ करवाता है, तो इसलिए उसको नाम कैटेगरी दे देंगे बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटीन एज अ बॉडी बिल्डिंग फूड। विटामिन और मिनरल्स, ये 2 चीज़ें जो होती है वो हमें बॉडी को बाहर के से आने वाले वायरस, बैक्टीरिया से हमें इन्फेक्शन होने से बचाती है, तो वो हमें क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है। इसलिए मिनरल्स और विटामिन को हम किस कैटेगरी में रखेंगे, तो उसको बोलेंगे हम प्रोटेक्टिव फूड। उसके बाद लास्ट था रफेज और वाटर। ठीक है, ये चीज़ पढ़ी थी। अब मैं नेक्स्ट लूँगी, आपको एक एक चीज़ को पढ़ाऊँगी। नेक्स्ट टर्न पेज करेंगे, 2nd पेज 2nd लेसन का, तो उसमें आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को रीड करते हैं। आर द कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट अगर आपने फर्स्ट टाइम नाम सुना है तो आपको लगेगा कि ये क्या चीज़ है, तो डरना नहीं है। कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्ब से मतलब है कार्बन, हाइड्रा से मीनिंग है हाइड्रोजन, एंड एड्स का मीनिंग है ऑक्सीजन। मतलब कार्बोहाइड्रेट्स में 3 चीज़ें होती है, CHO, C मीन्स कार्बन, H मीन्स हाइड्रोजन एंड O मीन्स ऑक्सीजन। ये 3 चीज़ों का ग्रुप होता है जिसको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर फॉर्म्ड इन प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अगर आपको लगता है कि ये बनता कहाँ है, कैसे क्या बनता है, तो जब भी एक प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस दैट मीन्स फूड मेकिंग प्रोसेस ऑफ प्लांट। तो जब वो फूड बनाएगा, फूड बनाने के बाद जो उसका फूड बनेगा वो फूड क्या होगा, तो वो होगा कार्बोहाइड्रेट, जिसका फॉर्मूला होता है शुगर, C6H12O6। ये क्या हो गया, शुगर, और वो शुगर किस में आता है, तो कार्बोहाइड्रेट में आता है। ठीक है, तो वहाँ से कार्बोहाइड्रेट मिलती है फोटोसिंथेसिस में। ग्लूकोज C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। शुगर का फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है, C12H22 और O11। ये सब इनके क्या है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इनके पीछे ये जो नंबर लिखा है ना, ये इनका शॉर्ट फॉर्म सिंबल होता है। केमिस्ट्री में अगर आप आगे पढ़ाऊंगी मैं आपको, ये इनके सिंबल है, और सिंबल के नीचे ये जो नंबर्स दे रखे हैं, नंबर्स जो दे रखे हैं इसमें मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो यहाँ पर जो ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, इस पूरे को एक साथ बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C6H12O6, शुगर का C12H22O11 एंड स्टार्च इज C6H10O5 एंड ब्रैकेट के बाहर N। ये इसका फॉर्मूला हो गया स्टार्च का। आर टिपिकल कार्बोहाइड्रेट्स, ये कार्बोहाइड्रेट्स के बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है। शुगर एंड स्टार्च मेक मेजर पार्ट्स ऑफ आवर फूड। शुगर हमारा फूड का मेजर पार्ट है, हमारे हर फूड में शुगर होती है। इसका मतलब ये नहीं कि हम ऊपर से चीनी डालते हैं। शुगर का मीनिंग है आप जो व्हीट खाते हो उसमें भी क्या होती है, शुगर होती है। आप राइस लेते हो तो राइस में भी क्या होता है, स्टार्च होता है, शुगर नहीं होता, स्टार्च। और वो स्टार्च किस फॉर्म का है, कार्बोहाइड्रेट का, इसका। ठीक है, शुगर एंड स्टार्च मेक मेजर पार्ट्स ऑफ अवर फूड। मैनी प्रोसेस्ड फूड सच एज ब्रेड, पिज्ज़ा, बर्गर, जैम्स, जेलीज एट्सेट्रा आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट। इन चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट फुल्ली अमाउंट में होता है, बहुत ज़्यादा होता है। मतलब अगर आपकी बॉडी में एनर्जी चाहिए, आपको इंस्टेंट एनर्जी जो चाहिए होती है, वो इंस्टेंट एनर्जी आपको इन चीज़ों को खाने से मिल जाती है। आपको पता है ना, एनर्जी गिविंग फूड क्यों बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट और फैट को, क्योंकि इनको खाने से एनर्जी मिलती है। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट कहाँ होता है,
ग्लूकोज में। जब भी आपकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल डाउन होता है, बीपी लो होता है, तो आप इंस्टेंट एनर्जी के लिए आप डाउन फील करने लगते हो, आपको लग रहा है कि जैसे चक्कर आ रहे हैं, आपकी एनर्जी कम हो रही है, तो आप क्या लेते हो? ग्लूकोज पाउडर लेते हो, ग्लूकॉन डी लेते हो, शक्कर का या चीनी नमक का घोल लेते हो, जो भी लेते हो। तो वो जो सॉल्यूशन लेते हो उसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट या शुगर होता है, जिससे आपको एनर्जी मिलती है। तो हम कार्बोहाइड्रेट क्यों लेते हैं? एनर्जी के लिए। नेक्स्ट लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट आर द मेन चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। सबसे इजी तरीका है कार्बोहाइड्रेट लेने का, एनर्जी लेने का, कार्बोहाइड्रेट फॉर आवर बॉडी। देयरफॉर कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। अंडरलाइन करो और इसी लैंग्वेज को, इसी लाइन को आप नोटबुक में, नोट्स में मेंशन करना कि कार्बोहाइड्रेट्स को एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं क्योंकि ये चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है। इससे बहुत ही जल्दी हमारी बॉडी को एनर्जी मिल जाती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, शुगर, स्टार्च, सेल्यूलोज। शुगर किन किन चीज़ों में मिलती है? तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रो, ये इसके टाइप है, कुछ नहीं है। शुगर के अंदर ये टाइप होते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज जैसे फ्रूट्स में होती है, सुक्रोज, सुक्रोज कहाँ मिलेगी आपको? तो शुगर कैन में मिलेगी, शुगर में मिलेगी। जैगरी, जैगरी आपको पता है गुड़ जो होता है वो भी मीठा होता है, उसमें भी शुगर होती है, उसको खाने से भी आपको क्या मिलेगी? इनडायरेक्टली कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद है स्टार्च, डायरेक्टली शुगर मिलेगी, इनडायरेक्टली कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। स्टार्च जो खा रहे हो आप, वो किस चीज़ में? राइस में, चावल में, व्हीट में, पोटैटोज और मेज। आपको स्टार्च देखना है कि स्टार्च कैसा दिखाई देता है। ये तो सबने देखा है, जैगरी देखा होगा, शुगर कैन देखा होगा, ग्लूकोज देखा होगा। अब आपको स्टार्च देखना है तो आप एक छोटी सी एक्टिविटी कर लो। पोटैटो को आप जब भी कट डाउन करते हो नाइफ से, नाइफ से पोटैटो को कट करते हो तो आपने देखा होगा थोड़ी देर बाद उस नाइफ की सरफेस पर, चाकू की सरफेस पर एक वाइट कलर का लिक्विड आ जाता है, थोड़ा सा वाइट या क्रीम कलर का। आपने देखा होगा आलू को कट करने के बाद चाकू पे जो ग्रे कलर का या जो क्रीम कलर का जो लिक्विड होता है, वो जो लिक्विड होता है वो होता है स्टार्च। उसके बाद चावल, पके हुए चावल के दाने को, राइस के दाने को आप हाथ में पकड़कर, पके हुए चावल के दाने को हाथ में पकड़कर रब करो तो आपको वो चिपचिपा सा लगेगा, वो जो होता है वो होता है स्टार्च। जो चिपचिपा सा लिक्विड पदार्थ जो आपके हाथ में आता है ना, वो होता है स्टार्च। तो आपने देखा है स्टार्च को। मेज एटसेट्रा, इन सब में क्या आपको मिलता है? स्टार्च। अगर आपको बॉडी में स्टार्च की ज़रूरत है तो आपको ये सारी चीज़ें खानी पड़ेगी। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो चीज़ें आप फूड के रूप में खाते हो सबका कुछ ना कुछ यूज़ है, सबके अंदर कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं। पूरा चैप्टर ही न्यूट्रिएंट्स के बारे में। इसलिए आपको इस चैप्टर से तो यही सीखना है कि आपको कोई भी चीज़ खाने से अवॉइड नहीं करनी, सारी चीज़ें खानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि सबके अंदर एक अलग टाइप का न्यूट्रिएंट हमको मिलता है। तो हमें पल्सेस क्या, सब्जी क्या, वेजिटेबल क्या, रफेज यानी दलिया क्या, जो चीज़ हमें नहीं पसंद है फिर भी हमें वो खानी चाहिए क्योंकि वो हमारी बॉडी के लिए अच्छी होती है। सेल्यूलोज यानी रफेज, रफ मटेरियल जैसे होता है, मैंने बताया दलिया, उसको खाने से आपको क्या मिल जाता है? सेल्यूलोज। उसको खाने से हमारा इंटेस्टाइन मूवमेंट जो होता है, अंदर से आते जो रहती है वो हमेशा साफ रहती है। शुगर, शुगर आर द सिंपल कार्बोहाइड्रेट हैविंग स्वीट टेस्ट। शुगर के अंदर सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है जिसका टेस्ट जो होता है वो स्वीट होता है। देयर आर सॉल्यूबल इन वाटर, आपको पता है शुगर को पानी में डालते हैं तो वो क्या हो जाती है? सॉल्यूबल यानी घुल जाती है। द मेन सोर्सेज ऑफ शुगर इन अवर फूड आर ग्लूकोज, sugar cane commonly called as sugar, milk, fruits such as banana, apple, grapes, etc. Table sugar is mostly obtained from sugar cane. आपका जो शुगर आप घर में यूज़ करते हो वो टेबल शुगर है, वो कहाँ से मिलता है? तो वो शुगर कैन से मिलता है और साथ साथ शुगर बीट से मिलता है। पता है आपको दोनों? शुगर कैन गन्ना और शुगर बीट जो होता है। रिफाइंड शुगर इज़ अ प्योर कार्बोहाइड्रेट, रिफाइंड शुगर इज़ अ प्योर कार्बोहाइड्रेट। रिफाइन करके जो हमारे घर में आती है, जो टी बनाने में, कॉफ़ी बनाने में यूज़ करते हैं, जो क्रिस्टल पार्ट होते हैं, शक्कर के दाने जो होते हैं, वो क्या होते हैं? रिफाइंड शुगर होती है। रिफाइंड प्योर कार्बोहाइड्रेट, वो प्योर कार्बोहाइड्रेट ही है। इट डज़ नॉट कंटेन एनी मिनरल्स एंड विटामिन। आपको शुगर के क्रिस्टल जो आप खा रहे हो उसको खाने से आपको सिर्फ कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, अदर न्यूट्रिएंट या मिनरल आपको वहाँ से नहीं मिलेगा, कोई विटामिन भी नहीं मिलेगा। स्टार्च, यहाँ पे एक लिखा है चीज़, ये भी पढ़ लेते हैं। यू मस्ट नो ग्लूकोज डायरेक्टली एंटर्स द ब्लड स्ट्रीम एंड प्रोड्यूसेस एनर्जी
थ्रू रेस्पिरेशन इमीडिएटली, देयरफॉर इट एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ इंस्टेंट एनर्जी। आप जो ग्लूकोज पीते हो वो डायरेक्टली कहाँ एंटर करती है? हमारी ब्लड स्ट्रीम में। इन रेस्पिरेशन इमीडिएटली, देयरफॉर इट एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ इंस्टेंट एनर्जी। मतलब ये कि आप ग्लूकोज अगर खा रहे हो, आपको कहा जाता है ना कोई भी चीज़ खाओ जल्दी तुरंत इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, तो उसको आप लिक्विड फॉर्म में ऑब्टेन करो, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में आप खाओगे वो अंदर जाएगा, डाइजेस्ट होगा, फिर हमारा ब्लड उसको एब्जॉर्ब करेगा, फिर हमको एनर्जी मिलेगी। एज़ कंपेयर अगर हम उसको लिक्विड फॉर्म में ले रहे हैं, अगर हमने ग्लूकोज का सॉल्यूशन बनाया है और उसको पी रहे हैं, तो वो बहुत जल्दी डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा, ब्लड में, और वो C6H12O6 यानी ग्लूकोज हमारे ब्लड में मिल जाएगा। उसको कौन पकड़ेगा? O2, ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन जो होता है, और O2 जो होता है हीमोग्लोबिन को बाइंड करके रखता है, वो चीज़ उसको एब्जॉर्ब करेगी और फिर हमें एनर्जी मिलेगी। तो इंस्टेंट एनर्जी चाहिए तो किसी भी चीज़ को लिक्विड फॉर्म में लेना चाहिए, वो डायरेक्ट हमको रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू इमीडिएटली जो है वो हमको एनर्जी दे देता है। इसको मैं और रिएक्शन में बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में, जल्दी समझ में आएगा। स्टार्ट जो है मैं इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूँगी, आप यहाँ तक के इसके नोट्स बना के इसको लर्न कीजिएगा। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम सोशल साइंस में हिस्ट्री के अंदर सेकंड चैप्टर रीड करेंगे आज, अर्लीस्ट सोसाइटीज़। फर्स्ट चैप्टर व्हेन, वेयर एंड हाउ हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार हम अपने पास्ट को जान सकते हैं, तो कौन कौन से सोर्सेज थे वो सारे भी हमने रीड कर लिए थे। अब हम जो लेसन पढ़ने वाले हैं, अर्लीस्ट सोसाइटीज़ यानी कि प्रारंभिक समाज। हमारा शुरुआती समाज कैसा था, लोग किस प्रकार से रहते थे, कैसे खाना खाते थे, समूह में रहते थे, अलग अलग रहते थे, नकल करने वाले थे, उनको कुछ करने आता था या नहीं आता था, ये सारी चीज़ें हम इस लेसन के थ्रू रीड करेंगे। फर्स्ट दे रखा है द बिगिनिंग, उनका प्रारंभ कैसे हुआ। अर्ली ह्यूमन्स वर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द ब्रिटिश केवमैन दैट यू इमेजिन देम बी टू बी। क्या दे रखा है देखो, अर्ली ह्यूमन्स का मतलब वो ये आदि मानव कह सकते हैं, या प्रारंभिक जो मनुष्य था वर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द ब्रिटिश का मीन्स कह सकते हैं, क्रूर भी कह सकते हैं, उनको पशु के समान व्यवहार करने वाला भी कह सकते हैं, गुफा में रहने वाले जो आदि मानव होते हैं वो भी कह सकते हैं। दैट यू इमेजिन देम टू बी, आप लोग इमेज भी नहीं कर सकते हो कि किस प्रकार से वो अलग अलग तरीके से रहते थे। दे वर एप लाइक क्रीचर, क्या दे रखा है, क्रीचर का मतलब कोई भी प्राणी, एप का मीन्स होता है नकल करने वाला। वो किसके समान थे, नकल करने वाले। जैसे मंकीज़ क्या करते हैं, नकल करते हैं, और पहले हम लोगों के बारे में भी ऐसा कहा जाता है कि हम लोग भी पहले बंदर के जैसे ही दिखते थे, कि वैसे ही चलना, वैसे ही करना, सारा वैसे होता था, और धीरे धीरे हमारे शेप क्या होता हुआ चेंज हो गया, और हम तो क्या वेल सेटल्ड ह्यूमन के कैटेगरी में आ गए हैं। तो यहाँ पर जैसे आपने एक स्टोरी सुनी होगी कैप्सुलर एंड मंकी वाली, तो उसमें क्या बताते हैं, कैप्सुलर जो मंकी वाली जो स्टोरी है उसमें जो कैप्सुलर होता है वो क्या करता है, अपनी केप को नीचे फेंकता है, तो सारे मंकी भी उसको देखकर अपनी केप को नीचे फेंक देते। तो उन्होंने वहाँ पर क्या किया, नकल की, उसकी नकल करते ही तो पहले के जो मानव थे वो भी क्या करते थे, एक दूसरे की नकल करते थे, यानी कि उनके माइंड में कोई आइडियाज़ नहीं आते थे कि हमको नया कुछ करना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे हमारा समाज डेवलप होता गया, कुछ लोगों के माइंड में नई नई टेक्निक्स आती गई, तो धीरे धीरे यही समाज जो अभी हमको अव्यवस्थित दिख रहा है, जो हमको बिल्कुल भी सेटल नहीं दिख रहा है, वही समाज एक अच्छे रूप में आ गया था। दे कुड नॉट वॉक स्ट्रेट, वो सीधे भी नहीं चलते थे। दे इवॉल्व फ्रॉम द होमिनिड्स, वो कैसे दिखते थे, वन मानुष की तरह दिखते थे। हु शेयर्ड अ लॉट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स विथ ह्यूमन, देखो क्या दे रखा है, उनकी बहुत सारी विशेषताएं किसकी जैसी थी, ह्यूमन के जैसी थी, बट वर नॉट एक्चुअली ह्यूमन्स, लेकिन वह मानव नहीं थे। विशेषताएं तो किसकी जैसी थी, मानव के जैसी थी, लेकिन वो मानव के समान या कह सकते हैं मानव नहीं थे। अर्ली ह्यूमन्स वर वेरी स्ट्रॉन्ग क्रीचर हु हैड नो इजी मीन्स फॉर सर्वाइवल लाइक वी डू। देर आर 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू शुड नो अबाउट अर्ली ह्यूमन्स। दे आर, अब देखो क्या दे रखा है, अर्ली ह्यूमन्स वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ताकतवर थे, हु हैड नो इजी मीन्स फॉर सर्वाइवल, वो कोई भी कार्य आसानी से नहीं कर सकते थे। दे आर 3 इंपॉर्टेंट, अब इनके बारे में अपन 3 चीज़ें ऐसी पढ़ेंगे जिसके थ्रू हमको पता चलता है कि आदि मानव का जो जीवन था, उनका प्रारंभिक जो जीवन था वो कैसा था।
फर्स्ट दे रखा है हंटर गैदर। हंटर का मीन्स क्या होता है? शिकार करना। अब शिकार करने के लिए वो लोग क्या करते थे? समूह में रहते थे। गैदर्ड का मतलब इकट्ठा होकर रहना, समूह में रहता। एक अकेला कोई भी पर्सन शिकार करने के लिए नहीं जाता था। कुकिंग फूड वॉज नॉट एन ऑप्शन फॉर अर्ली ह्यूमन्स इज फायर हैड नॉट बीन डिस्कवर्ड बाय देम। क्या दे रखा है? कुकिंग फूड, खाना बनाने के लिए, खाना खाने के लिए उनको कोई भी चीज़ उनको खानी थी तो उस समय उनके पास फायर, आग जलाने के लिए कोई ऑप्शन नहीं था। कि यानी कि कह सकते हैं कि उनके पास अभी आग कैसे जलाते ऐसी कोई भी टेक्निक्स नहीं थी। एज फायर हैड नॉट बीन डिस्कवर्ड, क्योंकि उस समय आग का आविष्कार नहीं हुआ था। क्वेश्चन देखो यहाँ से एक सिंपल सा, अगर आपको जनरल नॉलेज का कोई क्वेश्चन भी पूछता है, आपके पेरेंट्स भी पूछते हैं, आपके आसपास वाले कि आग का आविष्कार कब हुआ था, यानी कि इस समय तक आग का आविष्कार नहीं हुआ था। ये लोग क्या खाते थे, क्या करते थे, वो देखो। दे सर्वाइव्ड बाय गैदरिंग फिक्स फ्रूट्स लीव्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम प्लांट्स अराउंड देम। अब वो अपना जीवन यापन करने के लिए क्या करते थे? फिक्स का मीन्स होता है अंजीर, फ्रूट्स, लीव्स और रूट्स, ये सारी चीज़ें कलेक्ट करके वो लोग अपना भोजन प्राप्त करते थे। दे ऑल्सो हंटेड वाइल्ड एनिमल्स एंड स्केवेंजेड डेड एनिमल्स। क्या दे रखा? उसके अलावा हंटेड, हंटेड का मतलब क्या था? शिकार करना। जंगली जानवरों का वो शिकार करते थे और उन्हीं को खाते थे और उन्हीं से अपना काम निकालते थे। नेक्स्ट दे रखा है केव ड्वेलर। केव ड्वेलर का मीन्स क्या होता है? गुफाएं बनाना। क्योंकि पहले उनके पास कोई मकान नहीं थे कि वो किसी पर्टिकुलर मकान में जाकर, सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वो पर्टिकुलर किसी एक जगह पर रहते ही नहीं थे, अलग अलग जगह पर अलग अलग समय में वो रहते थे। तो उनको इसी मकान की कोई आवश्यकता भी फील नहीं हुई। धीरे धीरे जब उन लोगों के माइंड में नई नई टेक्निक्स आए, फिर वो एक जगह पर सेटल्ड होकर रहने लगे थे। अर्ली ह्यूमन्स लिव्ड इन केव्स। क्या दे रखा? आदि मानव जो था, प्रारंभिक जो मनुष्य था, वो कहाँ पर रहता था? केव्स का मीन्स होता है गुफाएं, गुफाओं में। Caves used to provide them protection from extreme heat, extreme cold and wild beasts. क्या दे रखा है? Caves, गुफाएं उनको क्या कर देती थी? Provide the protection. प्रोटेक्शन का मतलब सुरक्षा प्रदान करना, किससे? गर्मी से, सर्दी से और जंगली जानवरों से। आप लोगों के साइंस में भी ऐसा क्वेश्चन आता होगा कि हम लोगों को वाई डू वी नीड अ हाउस, ये क्वेश्चन आता होगा, वाई डू वी नीड अ हाउस, का हमको मकान की आवश्यकता क्यों होती है। तो सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी यही बनता है कि उन लोगों को केव्स, गुफाओं की आवश्यकता क्यों होती है? बिकॉज प्रोटेक्ट अस हीट, कोल्ड एंड वाइल्ड एनिमल्स। तो यहाँ पर भी यही हो गया कि वो हमको एक्सट्रीम हीट, कोल्ड और वाइल्ड बिस्ट से बचाता। तो उस समय कौन बचाता था? गुफाएं बचाती थी, यानी कि वो कहाँ पर रहते थे? गुफाओं में। ऑल्सो दे डिड नॉट हैव एनी अदर चॉइस, क्योंकि उनके पास इसके अलावा कोई चॉइस भी नहीं थी। एज दे डिड नॉट नो द आर्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग हट्स एंड हाउसेस। देखो दे रखा है, एज दे डिड नॉट नो द आर्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग। कंस्ट्रक्टिंग का मतलब क्या होता है? बनाना। हट्स, झोपड़ी, और हाउसेस, मकान। क्योंकि उस समय उनके पास ऐसी कलाएं नहीं थी कि वे झोपड़ी या मकान बना सकते थे। तो उनके पास क्या चॉइस थी कि उनको कहाँ पर रहना है? गुफाओं के अंदर रहना है। नेक्स्ट इसमें थर्ड पॉइंट आता है नोमैड। नोमैड का मतलब होता है घूमने वाले। जिन आप लोगों ने अब जो हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी के अंदर, आपने वर्ड सुना होगा बंजारा, जो एक नोमैड ट्राइब के अंदर आती है, यानी कि घुमंतु जाति जिसको कहते हैं, घूमने वाली। तो पहले जो अर्लीस्ट मानव जो थे, अर्लीस्ट ह्यूमन जो थे, वो भी क्या थे? नोमैडिक थे, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। अब घूमने का मतलब यूँ नहीं है कि वो इंजॉय करने के लिए घूमते थे, उस घूमने के पीछे उनके कुछ रीज़न होते हैं। अभी भी जो जिसको अपन नोमैडिक पीपल की कैटेगरी में लेते हैं, बंजारा लोग जो आते हैं वो घूमते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, लेकिन उसके भी फिक्स कुछ रीज़न होते हैं, इसलिए, वरना वो यूं ही शौक पूरे करने के लिए पैदल चलकर नहीं घूमते हैं। उनके पर्टिकुलर अपने अपने रीजंस होते हैं। तो यहाँ पर किन रीजंस की वजह से वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते थे? देखो, द अर्लीस्ट ह्यूमन वांडर्ड। वांडर्ड का मतलब ये होता है घूमना एक स्थान से दूसरे स्थान पर, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर सेवरल रीजन दे रखा है, यानी कि कुछ रीजन के कारण वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते रहते थे, घूमते रहते थे। अब इसमें दे रखा है फर्स्टली दे वांडर्ड इन सर्च ऑफ एनिमल्स। फर्स्ट रीजन उनका क्या था? सर्च ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स को सर्च करना। दे थे हंटेड फॉर फूड एंड स्किन। क्यों सर्च करते थे वो एनिमल्स को? क्योंकि उस समय आग का आविष्कार नहीं हुआ था, खाने का उनके पास कोई सोर्स नहीं था, तो उनको खाने के लिए क्या चाहिए था? एनिमल्स और स्किन। एनिमल्स की स्किन से वो हो सकता था कि अपने पहनने के लिए कपड़े भी बनाएं और करें, और उसके अलावा भी वो कोई दूसरे यूजेस करते होंगे।
द एनिमल्स वांडर्ड अबाउट विथ नो परमानेंट प्लेस टू लिव। अब ये बात हम सब अच्छे से जानते हैं कि एनिमल्स एक जगह पे नहीं रहते हैं, एनिमल्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। तो उनके लिए जो अर्ली ह्यूमंस थे उनको भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिकार करने के लिए जाना पड़ता था। सो डिड द अर्ली ह्यूमंस। सेकेंडली, अब फर्स्ट रीज़न आपको पता चल गया किसके लिए जाते थे, वो एनिमल्स का शिकार करने के लिए जाते थे, क्योंकि उनके पास फूड और स्किन खाने का कोई और सोर्स नहीं था, तो वो एनिमल्स को ही खाते थे। सेकेंडली, प्लांट्स एंड ट्रीज बोर फ्रूट्स इन डिफरेंट सीजन। अब दूसरा रीज़न क्या था, अब सभी जो आप ट्रीज़ और ये सारी चीज़ें देखते हो उस पर हम लोग नोट करते हैं कि सभी जो ट्रीज़ है उसमें कंटिन्यू हर सीज़न में फ्रूट्स नहीं मिलते हैं, अलग अलग सीज़न के अकॉर्डिंग अलग अलग फ्रूट्स मिलते हैं। तो दूसरा रीज़न उनके पास क्या था, वो भी खाने का ही कह सकते हो, आपके फ्रूट्स की तलाश में वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। सिंस दे लिव्ड ऑन हंटिंग एंड गैदरिंग। अब वो क्या करते थे उस समय, दे लिव्ड ऑन हंटिंग, वो शिकार करना, एंड गैदरिंग, लेकिन इकट्ठे होकर करते थे, अकेला पर्सन कोई भी शिकार करने नहीं जाता था, ग्रुप में जाते थे। दे हैड टू वांडर टू डिफरेंट प्लेसेस इन डिफरेंट सीजन, अलग अलग सीजन में अलग अलग प्लेसेस में चले जाते थे। थर्डली, द मूव्ड इन सर्च ऑफ वाटर। थर्ड रीज़न क्या था उनका, मूव्ड इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में। जब अपन ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था उस समय मैंने बताया था कि अर्ली ह्यूमंस जो थे वो बैंक्स ऑफ रिवर, नदी के किनारे क्यों रहते थे, क्योंकि उनको पानी वहाँ पर आसानी से मिल जाए। तो यहाँ पर थर्ड रीज़न यही दे रखा है। मैनी रिवर्स एंड लेक्स आर सीजनल। अब बहुत सारी नदियाँ और झीलें क्या होती है, सीज़न के अकॉर्डिंग होती है। जैसे कि बारिश का मौसम आया तो वो बहने लग जाती है, उसमें पानी आ जाता है, उसके बाद सूख जाती है। जब वो सूख जाएगी तो उस समय उनको दूसरी कोई ऑप्शन लेना पड़ेगा, तो इसलिए वो क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पानी के लिए भी जाते थे। सो अर्ली ह्यूमंस हु लिव्ड ऑन द बैंक्स ऑफ सच रिवर, दे रखा है, इसीलिए अर्ली ह्यूमंस कहाँ पे रहते थे, नदियों के किनारे। एंड लेक्स वुड हैव हैड टू गो इन सर्च ऑफ वाटर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। और जब सूखा, ड्राई का मतलब सूखे जो सीजन होते, कह सकते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और बारिश नहीं हो रही होती है, उस समय भी उनको पानी की तलाश के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। ऑल्सो वेन दे एग्जिस्टेड द रिसोर्सेज ऑफ एन एरिया दे हैड टू लुक फॉर अ न्यूअर हैबिट्स। ऐसा हो जाता था कि कभी कभी जो वो रिसोर्सेज जैसे वाटर, फूड, ये उनके रिसोर्सेज थे कि डेली रूटीन का काम कैसे करना है, कैसे कंज्यूम करना है। तो जब ये रिसोर्सेज वहाँ पर क्या हो जाते थे, ख़त्म होने की स्थिति में आ जाते थे, या फिर वो ढूंढते ढूंढते थक जाते थे, एग्जिस्टेड, टायर्ड हो जाते थे वो लोग, तो क्या करते थे, न्यूअर हैबिट्स यानी कि नए स्थान को ढूंढ लेते थे। अब जो इसमें नेक्स्ट दे रखा है, ये आपको 3 पॉइंट पढ़ा है मैंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से कुछ क्वेश्चंस भी आएंगे। तो ये जो थर्ड वाला जो पॉइंट दे रखा है, नोमैड वाला, ये इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार आप अच्छे से और रीड कर लेना, और इसके आगे जो है वो अपन नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो कार्य दिया गया आपको शायद आपने कर लिया होगा, और नहीं किया हो तो तुरंत कर लेना। भोजन के घटक के बारे में पढ़ रहे थे हम। भोजन के विभिन्न घटक थे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण आदि के बारे में पढ़ रहे थे। जैसा कि कार्बोहाइड्रेट से हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट और वसा से हमें ऊर्जा प्राप्त हो रही थी। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि, स्वस्थ रहने के लिए होती है, और प्रोटीन युक्त भोजन प्राय यानी कि हम उसको कह सकते हैं शरीर वर्धक भोजन, शरीर वर्धक भोजन। ठीक है ना। आगे देखो आप, विटामिन। विटामिन हमने देखा अलग अलग प्रकार के थे, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, है ना। कई नामों से हम विटामिन को जानते हैं। उनके स्रोत भी देखे थे हमने, एक बार फिर देख लीजिए। विटामिन ए के स्रोत आम, पपीता, गाजर, ठीक है ना। विटामिन बी यकृत, गेहूँ, चावल। विटामिन सी टमाटर, संतरा, अमरूद, मिर्ची, आंवला। विटामिन डी दूध, मक्खन, अंडे, है ना। आप अपनी नोटबुक के अंदर भी देख लो। विटामिन ए जो होता है हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है। ए आँखों के लिए इम्पोर्टेंट होता है, आँख से, ठीक है ना। और विटामिन सी रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। नींबू, संतरा, आंवला, इनका उपयोग यानी कि हमें
हमारी संतुलित भोजन के अंदर होना चाहिए, हमें खाना चाहिए। विटामिन सी जो हमें रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है। विटामिन डी जो होता है अस्थियों और दांतों के कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है, जिसको हम अपने चित्र नंबर 2.6 में दिखाए गए देख सकते हैं। चलो एक बार डायरेक्ट अपन वहाँ पर चले जाते हैं, विटामिन का पढ़ रहे हैं हम। देखो, विटामिन ए आंखों के बारे में पढ़ा था। अगर विटामिन ए की कमी होगी तो क्या होगा? क्षीणता, दृष्टिहीनता, आंख से संबंधित रोग उत्पन्न होंगे। उनको दूर करने यानी कि हमें उनके लक्षण कौन कौन से होंगे? कमजोर होंगी दृष्टि, अंधेरे में रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरीके से दिखाई देना बंद हो जाता है। विटामिन ए जो होता है वह आंखों से संबंधित होता है। इनकी कमी से आंख संबंधी क्षीणता यानी दृष्टिहीनता रोग उत्पन्न हो जाता है। लक्षण क्या क्या है? कमजोर दृष्टि हो जाती है, अंधेरे में नहीं दिखता है, कम दिखाई देता, कभी कभी पूरी दिखना भी बंद हो जाता है। विटामिन बी जो होता है बेरी रोग होता है। विटामिन बी से बेरी रोग होता है। क्या है लक्षण? दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी, हम कमजोर हो जाते हैं, हम कार्य नहीं कर सकते विटामिन बी की कमी से। कौन सा रोग? बेरी। विटामिन सी स्कर्वी रोग। आप रोगों के नाम भी याद रखो। विटामिन ए की कमी से कौन सा है, बी की कमी से कौन सा है, सी की कमी से कौन सा। अब सी पढ़ रहे हैं, स्कर्वी रोग क्या होता है इससे, यानी कि इसके लक्षण कौन से हैं? मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना। मसूड़े जो होते हैं उनमें खून निकलता है, ब्लड, है ना। विटामिन डी रिकेट्स, क्या है लक्षण? अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ना। अस्थियां मतलब हड्डियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। कैल्शियम, कौन सा रोग है? अस्थियों और दंत क्षय से, यानी कि हड्डियों और दांतों से संबंधित रोग उत्पन्न होते हैं। और लक्षण क्या है? कमजोर अस्थियां और दंत क्षय, दांतों का और हड्डियों का कमजोर होना। आयोडीन, गेंगा, गोइटर रोग, गर्दन की ग्रंथियों का फूल जाना और बच्चों में मानसिकता विकलांगता आना। लोह यानी कि अरक्तता, क्या होगा? कमजोरी हो जाएगी, शरीर कमजोर हो जाएगा। तो आज सिर्फ इतना है, आपको आज के लिए इतना ही पढ़ूंगा विटामिन के बारे में, विटामिन ए, बी, सी, डी और अन्य कैल्शियम, आयोडीन के बारे में। ये सारे विटामिन हैं, आपको कुछ नहीं करना है। आज सिर्फ ये सारणी देखो और इस सारणी को आप अपनी नोटबुक के अंदर नोट करो, और कौन कौन से विटामिन हैं जिनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, उन रोगों को आपको याद करना है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग क्लास। कल अपन ने सवाल नंबर दूसरा देखा था, प्रश्नावली 1.1 का, जो सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं को लिखिए। आपको संख्याएं शब्दों में दे रखी है, उसको आपको अंकों में लिखना है और विराम लगाना है। तो कल मैंने आपको बताया था, कल दूसरा तरीका बताया था आज, और दूसरा तरीका जो सिंपल है वो देख लो आज। सबसे पहले अपन यहाँ पे अपना दूसरे का 20 सवाल नंबर 9,05,41,000। इसके अंदर सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो संख्या 9 लिखी हुई है उसके साथ क्या है? करोड़। तो 9 को आपको करोड़ के साथ मल्टीप्लाई करना है। देखना इसका आंसर लिख रहा हूँ मैं, 9 लिख करके करोड़ के साथ करना है मल्टीप्लाई। तो करोड़ क्या होता है? इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और ये करोड़। उसका गुणा किससे करना है? 9 से। फिर प्लस 5 लाख, लाख के साथ किसका गुणा करना है? 5, यानी 5 को आपको किसके साथ गुणा करना है? लाख के साथ। तो इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और ये लाख। हो गया लाख। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है?
41 क्या है सीधी 41 के अंदर 2 संख्या होती है 4 और 1 और दाई में क्या है 4 तो अपन दाई में किसके साथ 4 को किसके साथ गुणा करेंगे 10 के साथ और एक को इकाई को 1 के साथ गुणा करेंगे। सीधी गणना ये है कि इकाई को 1 से गुणा कर देंगे, दाई को 10 से गुणा करेंगे, सैकड़े को 100 से गुणा करेंगे, हजार को 1000 से गुणा करेंगे, लाख पे होगा तो लाख से गुणा करेंगे और करोड़ पे होगा तो करोड़ से गुणा करेंगे। ठीक है 9 करोड़ 5,41,41 के अंदर सीधी बात है 41 के अंदर एक इकाई एक है और दाई अंक क्या है 4 तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं हम तो 9 लाख इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख और ये करोड़ 9 प्लस 5 लाख तो इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख तो उसी प्रकार इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 और 5 का गुणा 1 लाख से किया तो क्या हो गया 5 लाख प्लस 4 का गुणा 10 से करेंगे तो क्या आएगा 40 क्या आएगा 40 और प्लस 1 का गुणा 1 से करेंगे तो क्या आएगा 1 फिर इन सबको अगर जोड़ेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा 9 करोड़ 5 लाख तो 5 लाख को इसको जोड़ोगे आप क्या करोगे 0.5 हो जाएगा फिर 1000 में कुछ भी नहीं है 0 0 100 में भी कुछ भी नहीं है तो 0 और फिर 41 का 41 तो आपका देखो इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ तो 9 करोड़ 5,41,41 अगर आपको ये डायरेक्ट समझ नहीं आया तो इसको आप जोड़ करके भी हल कर सकते हैं। जैसे देखो जोड़ना कैसे आपको 9 लिख करके इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख और 10 लाख इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख और करोड़ हो गया। इस प्रकार 5 लाख लिख लें ध्यान से लिखना इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 और ये 5 लाख हो गया। उसके बाद 40 को 0 4 और फिर 1 इसको अगर जोड़ेंगे देखो तो क्या आएगा 1 4 0 0 0 फिर 5 0 और 9 ये आगे देखो सेम ये तरीका है दोनों तरीके। ठीक है अब इसी गणित में अपन आगे बढ़ते हैं। इसका सी वाला क्वेश्चन आपको करना है ठीक है और डी वाला क्वेश्चन मैं बता देता हूँ ध्यान से देखना। डी वाला क्वेश्चन ये उतार लेना अपने कॉपी में तो क्वेश्चन नंबर डी देखना इस दूसरे का डी क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा क्या है अंतरराष्ट्रीय पद्धति आ गई इसके अंदर लिखा हुआ 58 मिलियन क्या लिखा हुआ 58 मिलियन 423,202 और सबसे सिंपल तरीका इसके अंदर कोई तरीका बस इसके अंदर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको मैंने बताया था कि इसके अंदर 58 मिलियन है तो आपको पता होना चाहिए कि मिलियन के अंदर 1 मिलियन के अंदर कितने लाख होते हैं 10 लाख होते हैं। कितने लाख होते हैं 10 लाख। तो आपको क्या करना है 58 को 10 लाख से गुणा करना है फिर 423,000 इस 423 को किससे गुणा करना है 1000 से फिर 202 2 को 100 से गुणा करना है क्योंकि 200 तो सैकड़ा है तो 2 को 100 से गुणा करके फिर क्या है 2 अकेला इकाई तो 2 को क्या करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखना ध्यान से 58 लिखा हुआ इसको मैं हल कर रहा हूँ ध्यान से देखना 58 मिलियन तो सबसे पहले आपको क्या करना है 58 लिख देने और उसका मल्टीप्लाई किससे करना है मिलियन है मिलियन के अंदर 1 मिलियन के अंदर कितने लाख होते हैं 10 लाख तो 10 लाख से गुणा करेंगे देखो ये हो गया इकाई ये हो गया दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख और 10 लाख इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख फिर प्लस 423,000 यानी आपको 423 को किससे गुणा करना है 1000 से गुणा करना है यहाँ पर 1000 फिर प्लस 202 यानी 200 का मतलब होता है सैकड़े में क्या है 2 तो 2 को आपको किससे गुणा करना है 100 पे फिर 202 2 अकेला है दाई में कुछ है नहीं तो दाई में अपन किससे गुणा करेंगे नहीं तो 202 अकेला है तो 2 इकाई अकेला 2 को किससे गुणा करेंगे 1 से इसको अपन गुणा करेंगे देखना ध्यान से
तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और ये लाख और 58 से गुणा करो। तो 58 से इसका गुणा किया दिया है आपके पास, प्लस 423 को 1000 से गुणा करो तो 423,000, प्लस 2 को 100 से गुणा करो तो 200, प्लस 2 को 1 से गुणा करोगे तो क्या आएगा 2। अब इसको क्या करना है, जोड़ना है। आपको मैंने पहले ही बताया था कि इसको जोड़ने का तरीका वही जैसे पहले भी आगे वाले सवाल में बताया था मैंने, इसको जोड़ो आप पहले। तो 58 लेकर के 1 2 3 4 5 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो लगा दो। फिर क्या है 1 2 3 जीरो, 1 2 3 जीरो, 423, ये क्या आ गया 423। फिर 200, 200 को 1 जीरो यहाँ 1 जीरो यहाँ, ये 2 आ गया, सैकड़े पे 2 और इकाई में 2 अकेला है 2। फिर इसको जोड़ो तो क्या आएगा 2 0, फिर 2, ये हो गया 3, ये हो गया 2, ये हो गया 4 और ये हो गया 58। अब सवाल में ये कह रहा है कि इसको अंकों में लिखने के बाद अल्प विराम का प्रयोग करना है। और अल्प विराम का प्रयोग कैसे करेंगे मैं आपको बता दूं कि अपन जो पढ़ रहे हैं वो अंतरराष्ट्रीय पद्धति और अंतरराष्ट्रीय पद्धति में क्या होता है कि दाईं ओर से 3-3 संख्याओं के बाद अपन क्या करेंगे, अल्प विराम लगाएंगे। तो अपना दाया भाग ये, तो सबसे पहले 1 2 3 अल्प विराम, फिर 1 2 3 फिर अल्प विराम। तो देखो ये हो गया 58 मिलियन आ गया, 423,000, ये 423,000 आ गया, ये 202, ये 202 आ गया। ठीक है, ये हो गया सवाल नंबर बी। आगे चलते हैं अपन सवाल नंबर डी हो गया और ये आपको करना है। मैं अब तीसरा सवाल देख रहा हूँ, तीसरे का एक दो सवाल मैं आपको बता देता हूँ, बाकी सब सवाल आपको कर देंगे। तीसरे का एक सवाल देख लीजिए आप। तीसरे का पहला देखना सवाल क्या है, उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को भारतीय संख्या पद्धति में लिखिए। आपको क्या करना है, इन संख्याओं को क्या करना है, अल्प विराम भी लगाना है और संख्या नामों को भारतीय संख्या पद्धति में लिखना है। आपको शब्दों में लिखना है। ठीक है, एक सवाल देख लीजिए, दो आपको करने हैं। एक सवाल बता रहा हूं मैं तीसरे का 8759 5762। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर संख्या पद्धति में आपको शब्दों में लिखना है तो सबसे पहले आपको अल्प विराम लगाना जरूरी है। अगर अल्प विराम लगा दिया तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। जैसे देखो सबसे पहले क्या होता है, संख्या पद्धति भारतीय पद्धति में लिखना है तो भारतीय पद्धति में मैंने आपको बताया था कि दाईं ओर से 3 संख्या के बाद अल्प विराम लगाना है, फिर नेक्स्ट 2 संख्या के बाद आपको अल्प विराम लगाना है। ये 2 संख्या के बाद अल्प विराम, फिर 2 संख्या के बाद वापस अल्प विराम। तो अपन वापस स्टार्ट करेंगे बाईं ओर से लिखने का काम, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे क्या है, ये इकाई है और ये क्या है दाई, और ये क्या होता है सैकड़ा, और ये होता है हजार, और ये होता है 10,000। ठीक है, ये होता है लाख। इसको ऊपर लिखूंगा तो आपको ध्यान में रहेगा, क्योंकि यहाँ मैंने कॉमा लगाया है आपको नजर नहीं आएगा। ठीक है, आप इसके ऊपर लिखूंगा मैं आपको ध्यान में रहेगा। ये आ गया इकाई, ये आ गया दाई, ये हो गया सैकड़ा, ये हो गया हजार, ये हो गया 10,000, ये हो गया लाख, ये हो गया 10 लाख और ये हो गया करोड़। तो सबसे पहले देखो इसके अंदर ये करोड़ अकेला है, ये कितना है 8 है, तो अपन यहाँ क्या लिखेंगे शब्दों में, इसको 8 करोड़ क्या लिखेंगे अपन 8 करोड़। फिर आगे ध्यान से देखना, अब 2 संख्या साथ में है, दोनों संख्या यहाँ पे 10 लाख पर है और यहाँ पे कितनी 75 लाख, तो अपन यहाँ क्या लिखेंगे 75 लाख, 75 लाख। नेक्स्ट 75 लाख के बाद दोनों संख्या कोमे के अंदर है, अल्प विराम के अंदर है। यहाँ 10,000 पे दोनों संख्या, यहाँ पे 95, तो 95,000 हो जाएगा, 95,000। आगे क्या है, सैकड़े में क्या है 7 है, तो सैकड़े को अपन किससे गुणा करते हैं 7 से, 100 से गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा 700, ये क्या हो जाएगा 700। आगे क्या है, इकाई दोनों को 7 में बोला जाता है तो 762। ये देखो मैंने आपको बताया है कि भारतीय पद्धति में इसको शब्दों में मैंने लिखना बताया है। ये अपना सवाल नंबर पहला है तीसरे का। जो आगे के 2 सवाल हैं, 2-3 सवाल, वो आप करने की कोशिश करना। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हम आगे कर लेंगे। धन्यवाद।
मॉर्निंग। कल की क्लास में मैंने आपको 2 प्रश्न दिए थे कि भाई सहायक नदियों से क्या तात्पर्य है, सहायक नदियाँ किसे कहा जाता है। यानी कि एक बड़ी नदी हो और उसके अंदर छोटी छोटी बहुत सारी नदियाँ जाकर के मिल जाती है, वो कहलाती है उस नदी की सहायक नदियाँ, है ना। पहला प्रश्न ये था। दूसरा प्रश्न था कि भाई मानचित्र में देख करके अपने को पता लगाना है कि सिंधु नदी की सहायक नदियाँ जो है वो कौन कौन सी है। मानचित्र है तुम्हारा पास में, इसमें आप लोगों ने देखा होगा सिंधु की नदी है, सतलज नदी है, रावी है, व्यास है, चेनाब है और झेलम नदी है। ये सारी नदियाँ जो है सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। ये 2 प्रश्न मैंने आपको दिए, आपने किए भी होंगे, नहीं किए हो तो अभी लिख लेना। एक प्रश्न और रह गया था, वो मैं आज आपको दे दूंगी कि उपमाद्वीप किसे कहते हैं, वो मैंने कल आपको नहीं दिया था। आज का टॉपिक है अपना लोग यात्राएं क्यों करते हैं। देखो लोग यात्राएं क्यों करते हैं, देखो सब जगह पहले मानचित्र में देखने पर क्या है, उपमाद्वीप है, उसमें समुद्र भी है, पहाड़ियाँ भी है, पर्वत भी है, नदियाँ भी है। फिर भी दुर्गम स्थान होने पर भी फिर भी लोग अपनी यात्राएं करते हैं। लोगों के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं, हर चीज संभव है, नामुमकिन कुछ भी नहीं है, वो लोग कर सकते हैं। हालांकि देखिए उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं, इसलिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने अगर ऐसा चाहा, कोई ठान लिया है कि मुझे ये कार्य करना है, तो उन्होंने पर्वतों पर भी चढ़ गए थे। और जिसने ठान लिया है कि मुझे पानी की गहराई तक जाना है, तो उसने समुद्र के तल को भी जांच लिया है। यानी कि किसी भी कोई प्रकार यात्रा किसी के लिए कठिन नहीं होती, कठिन होती भी जरूर है पर लोग उसको आसान बना लेते हैं। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ पर आए हैं और यहीं बस गए हैं। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया है और उन्होंने कई वर्षों पहले पत्थर ने बारीकी से संगीत रचने, यहाँ भोजन बनाने के नए नए तरीकों को वो तलाशने लगे थे। तो इस प्रकार से लोग, बहुत से लोग अभी वर्तमान में अपन देखें, बहुत से लोग क्या है कि यात्रा के माध्यम से भी जाते हैं, ऐतिहासिक दृष्टि से भी जाते हैं, है ना। तो कई प्रकार की यात्राएं करते हैं। अब आगे का आता है अपने देश का नाम। अपने देश का नाम जैसे अपन जानते हैं कि भारत है, भारत हमारा देश है और हम उसी देश के नाम से जानते हैं और इंडिया भी कहते हैं, तो इंडिया के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत के नाम का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द जो है इंडस शब्द से निकला है। अब इंडस शब्द जो है इसको संस्कृत में कहते हैं अपन सिंधु, संस्कृत भाषा में इंडस को सिंधु कहा जाता है। अब देखो ये कहाँ से आया था, कम से कम लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम से आने वाले जो यूनानी थे, ईरानी थे, उन लोगों ने हिंदोस अथवा इंदोस को, हिंदोस अथवा इंदोस ये 2 शब्द थे, इनको नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया नाम से जाना था। तो उस समय की अतीत के समय में ये उन्होंने शब्द अपने देश के लिए प्रयोग किया था, उसके लिए उस समय उसके लिए प्रयोग किया था। और आज के समय में क्या है, इंडिया अपने भारत के लिए करते हैं, अपना भारत है, इंडिया है, हमारे देश के लिए करते हैं। इसी प्रकार भारत नाम का प्रयोग, भारत का क्या है, अभी अपन देश के लिए कर रहे थे। और उस समय जो है उत्तर पश्चिम के जो नदी वाला जो भाग था, वहां पर रहने वाले कुछ निवासी थे, लोग थे वहां पर, उनके समूह को भारत के नाम से जाना जाता था। यानी कि उत्तर पश्चिम नदी के किनारे जो लोग बसते थे, वहां पर वो समूह में रहते थे, तो उस समूह को भारत के नाम से जाना जाता था। इस समूह का लोग संस्कृत की आरंभिक में प्रतीक ऋग्वेद के अंदर माना गया है। जैसे आपको सबको पता है, अभी अपन जैसे जैसे आगे जाएंगे पढ़ते जाएंगे, अपने वेद भी 4 प्रकार के हैं, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है और सामवेद है। इनके चारों के बारे में भी अपन आगे चर्चा करेंगे। तो इसका उल्लेख इस ऋग्वेद के अंतर्गत मिलता है और ऋग्वेद जो है वो सब वेदों में से सबसे बड़ा वेद है और पुराना भी है। अब देखिए आगे आता है अपने अतीत के बारे में हम कैसे जाने, अतीत के बारे में हम कैसे जाने, किस प्रकार के स्रोत हमको मिलते हैं, उसके बारे में अपन जान सकते हैं। अतीत की जानकारी से हम तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें सबसे अच्छा तरीका यह है कि अतीत
किया गया। अब देखो पांडुलिपियां के कागज की थोड़ी होती थी, पांडुलिपियां क्या होती थी कि ताड़ के पत्तों, ताड़ के पेड़ जो होते थे उनके पत्तों से, पत्तों को लाते थे, फिर उनको साफ करके उनको काट काट करके उनको किताब नुमा पेज बनाए जाते थे और फिर उनकी पुस्तक तैयार की जाती थी, जिसमें उस समय जो भी घटना घटित होती या जिसके भी बारे में लिखना होता उसके ऊपर लिखा जाता था। और एक तो इसकी बनती थी ताड़ के पत्तों की, और दूसरी है कि हिमालय के क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से, इससे भी विशेष तरीका से तैयार किया जाता है। अपनी किताब के अंदर ये दे रखी है, देखो ये वाली जो है ये पांडुलिपि जो है ये भूर्ज नामक पेड़ की छाल के ऊपर लिखी हुई है। देखो ये पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी किताब बनाने के लिए। ताड़ के अभी मैंने समझाया था, ये इसकी किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काट काट कर इसको जोड़ा जाता है। इस प्रकार से पांडुलिपि तैयार की जाती है। अब इनके प्रश्न बनते हैं तुम्हारे, तो मैं तुमको कुछ क्वेश्चन दे देती हूँ। पहला प्रश्न है पांडुलिपि किसे कहते हैं? दूसरा प्रश्न है पांडुलिपि लिखने के लिए पुस्तक किससे तैयार की जाती है? ये दो प्रश्न है, इनके उत्तर अपने को नोटबुक के अंदर लिखना है तुम्हारे को। देखो अब क्या है कि इतने वर्ष हो गए तो पांडुलिपियां जो है उनको क्या है कि कीड़े मकोड़ों ने भी खा लिया। ये तो कितने प्राचीन समय में था ना, तो आज का युग तो आधुनिक युग है, अब तक तो वो नहीं रहती है। फिर भी देखो बहुत सारी ये लिपियां जो है आज भी उपलब्ध है। आज भी अगर अपन मंदिरों में जाते हैं, बिहारों में जाते हैं, तो हमको इनकी प्रतिलिपियां मिल जाती है, यानी कि अपने को मिल जाती है इनकी। इन धार्मिक पुस्तकों में मान्यताओं में व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि का ज्ञान हमको मिल जाता है। ये सारा वृत्तांत इनका लिखा हुआ होता है, इनका वर्णन इसके अंदर मिल जाता है। इसके अतिरिक्त हमारे महाकाव्य, कविताएं, नाटक, इनसे भी हमें संस्कृत में लिखे मिलते हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग भी करते थे। अब देखिए जैसे कि अतीत को जान करने के लिए ये लिखी हुई चीजें तो मिल जाती है, परंतु इसके अलावा पुरातात्विक साक्ष्य जो हुआ करते थे, पुरातात्विक साक्ष्य का मतलब है जैसे कि सिक्के हैं, पत्थरों पे लिखे हुए मिलते थे, उस पे शिलालेखों पर मिलते थे, दीवारों पर चित्रकारी मिलती थी, नक्काशियां मिलती थी। इनसे भी हमको क्या होता था कि हमको अतीत के बारे में पता चलता था। पहले क्या होता है, देखो अभिलेख हो, अभिलेख का मतलब होता है, अभिलेख उसको कहते हैं कि जो कि पहले राजा महाराजा क्या करते थे कि वो पत्थरों पर लिखवाते थे, पत्थर के ऊपर लिखवाते थे, शिलालेखों के ऊपर लिखवाते थे ना, तो ये अभिलेख और शिलालेख है। तो उसके माध्यम से कहीं लगा देते थे, वो फिर जाने वाला जो भी होता है तो उसके बारे में पढ़ सकता था, उसको पता पड़ जाता था। और जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण ये मिलते हैं, धातुओं पर भी लिखे जाते थे, जैसे कि मैंने बताया था सिक्कों के ऊपर लिखे मिलते थे। कभी कभी शासक अथवा अन्य व्यक्ति क्या करता था कि पत्थरों पर गुदवा करके लगा देता था, जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति को क्या पालना करनी है, क्या कार्य करना है, वो सब उसमें लिखा हुआ था, तो वो व्यक्ति पढ़ करके समझ सकता था। अभिलेख भी मिलते जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्राय शासक अपनी जो भी लड़ाइयाँ लड़ते थे उस समय क्या है कि उनको विजय प्राप्त करके वो आते थे, तो वो उन अभिलेखों पर उत्कीर्ण करवा करके रख देते थे। उसी प्रकार से अब देखो यहाँ पर अपनी पुस्तक के अंदर एक अभिलेख दिया हुआ है, ये लगभग 2250 वर्ष पुराना अभिलेख वर्तमान में ये अफगानिस्तान के कंधार में है। अब ये देखो फिर आता है अभिलेख अशोक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया था। ये अभिलेख जो है वो अशोक शासक के कहने पर गुदवाया गया था, उत्कीर्ण
बारे में अपन कल अध्ययन करेंगे।